एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत का टोटल क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मैं शुरुआत करता हूं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पाने के लिए नहीं किया जा सकता। कब? वो हो जाएगा बादल वाले दिन। बादल वाले दिन नहीं करते हैं। दूसरा नंबर है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान का, तो इसका हो जाएगा पेट्रोलियम था, गोबर गैस भी था, और नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं था, और कोयला भी था। तो इसका हो जाएगा कौन सा नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। इसका मैं कंसेप्ट जो पढ़ाया हूँ एक ही वीडियो में, उसका टोटल देख लें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ऐसे उससे भी जान पाएंगे। तीसरा नंबर है, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित और सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा स्रोत हम उपयोग करते हैं संचित ऊर्जा निरूपित नहीं करता है? ये कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये तीनों नवीकरणीय स्रोत है? नहीं है, लेकिन नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा ये लकड़ी। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, किसमें से सौर पैनल को बनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा अनेक सौर सेलों को संयोजित करके सौर सेल पैनल बनाया जाता है। अनेक सौर सेलों को संयोजित के। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है? कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है? बॉक्स प्रकार के सौर प्रकार में ऊपरी भाग में ढक्कन देने का तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तीसरे सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से क्या विश्वसनीय होता है? तो ये अधिक हो जाएगा, अधिक विश्वसनीय होता है।
अधिक विश्वसनीय होता है। बायोगैस संयंत्र में पशु और वनस्पति अपशिष्ट पदार्थों का निम्नीकरण कौन सा सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा ओनोक्सी। नॉक्सी। नॉक्सी सूक्ष्म द्वारा होता है। चौथा नंबर है, यूरेनियम में नाभिकीय अभिक्रिया होती है। यूरेनियम में नाभिकीय अभिक्रिया होती है जब मंद गतिमान का बमवर्षण उस पर होता है, तो हो जाएगा इसका न्यूट्रॉनों का बमवर्षण होता है तब। न्यूट्रॉनों का बमवर्षण होता है तब। न्यूट्रॉनों का बमवर्षण। अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में क्या हो सकता है? अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में संलयन हो सकता है। संलयन हो सकता है। संलयन हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं। हमारे अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं। सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में सौर सेल का प्रयोग जलीय विद्युत बनाने में अधिक विश्वसनीय होता है। बायोगैस में अनॉक्सी सूक्ष्म द्योतक होता है। यूरेनियम में नाभिकीय अभिक्रिया न्यूट्रॉनों का बमवर्षण से होता है। अधिक उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में संलयन हो सकता है। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट नंबर है ऊर्जा के तीन विभिन्न रूपों को नाम लिखना है। तो फर्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा, सेकेंड है रासायनिक ऊर्जा और थर्ड है विद्युत ऊर्जा। ठीक। पवन को किस प्रकार की ऊर्जा है? पवन एक नाभिकीय नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक। पवन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की चाल लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसका चाल होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। पवन ऊर्जा को प्राप्त करने पवन की चाल लगभग 15 किलोमीटर। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है या अनवीकरणीय स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय। जल विद्युत संयंत्र में पानी की किस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है? विद्युत संयंत्र में, तो इसका आ जाएगा पानी के स्थिर ऊर्जा का उपयोग करके। विद्युत संयंत्र में पानी किस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा स्थिर ऊर्जा को। क्या गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ये गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्योंकि गोबर गैस प्लांट आधुनिक युग में चलाए गए जिसमें गोबर से ऊर्जा की प्राप्त
की जाती है। दो विधियों का नाम लिखे जिनके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे बांध बनाकर, और सेकेंड है जल प्रपात या वर्षा जल का संग्रहण होना। ठीक। 8 नंबर है जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। ठीक। बायोगैस का मुख्य घटक, इसका बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। ठीक। बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या है जो है 2 से 3 घंटे में प्राप्त कर सकता है? बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा मिनिमम 100 से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड जो वह 2 से 3 घंटे में प्राप्त कर सकता है। अवतल, उत्तर और समतल दर्पण में कौन सा दर्पण सौर कुकर में सबसे अधिक उपयोग होता है? सौर कुकर में समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है क्योंकि यह प्रकाश की सभी किरणों को वांछित स्थान की ओर परावर्तित कर देता है। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन है सौर सेल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। ऊर्जा के ये दो रूप क्या है? तो सौर सेल और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक परूपी सौर सेल कितनी वोल्टता और कितनी विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करता है? तो एक पारूपी सौर सेल 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक की वोल्टता और 0.57 वाट को विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? ईंधन से दहन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है, उत्पन्न किया जाता है। ठीक। दहन के द्वारा, किस ऊर्जा को प्रक्रिया द्वारा दहन किया? दहन के द्वारा। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? इसका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि है गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा को उत्पन्न करता है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा को उत्पन्न करता है। आदि वायुमंडल की ऊपरी परत 100 जूल ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसमें से कितनी ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है? तो आदि वायुमंडल की ऊपरी सतह 100 जूल ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसमें लगभग 47 जूल ऊर्जा पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न। ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? ऊर्जा का अच्छा स्रोत वह है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करता है। प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान को अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो, भंडारण और परिवहन आसान हो, यह सस्ता भी है। ऊर्जा का एक स्रोत है ये चारों। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। अच्छा ईंधन क्या है?
वैसा ईंधन जो जलने में अधिक ऊष्मा प्रदान करे या प्रदूषण कम कर उत्पन्न करे, अच्छा ईंधन होता है। अच्छा ईंधन के निम्न गुण है। फर्स्ट, जो जलने में अधिक ऊष्मा निर्मुक्त करे, जो आसानी से उपलब्ध हो। अच्छा ईंधन कौन? जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसमें अधिक धुआं उत्पन्न ना करे, जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करें, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, जिसके दहन की दर मध्यम हो, जिसके जलने पर विषैले उत्पाद पैदा ना हो। इस तरह के उपयुक्त गुण रखने वाले पदार्थ को हम एक अच्छा ईंधन कहते हैं। ठीक, ये हो गया ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, ये हो गया अच्छा ईंधन क्या है। अगला है, कौन सा ऊर्जा स्रोत भोजन को गर्म करने के लिए काम में लाया जाता है और क्यों लाया जाता है? तो हम अपना भोजन गर्म करने के लिए एलपीजी निर्द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें उत्तम ईंधन की अनेक विशेषता विद्यमान है। इसका गलनांक अधिक नहीं है, कैलोरी मान अधिक है, दहन संतुलित दर से होता है, दहन के बाद विषैले पदार्थों को उत्पन्न नहीं करती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के अलाभ हानि क्या है? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं और अब हमारे पास इनके सीमित भंडार ही बचे हैं। यह शीघ्र रिक्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होता है, वो अम्लीय वर्षा के कारण बनते हैं। जिससे हमारे जल और मृदा के संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में हानिकारक कणिकाएं और धुआं प्रदूषण फैलाते हैं, जिस कारण कई तरह से श्वसन संबंधी रोग फैलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरणीय ताप में वृद्धि करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बंद कमरों में सोते हुए लोगों में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर उनका जीवन ही ले लेती है। जीवाश्म ईंधन का लाभ और हानि यही है। एक बार सही से पढ़ ले, बाकी आप लिख लेंगे। ठीक, अगला है, क्यों हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को खोजते हैं? वैकल्पिक स्रोत को, पृथ्वी में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ईंधनों को ज्ञात भंडार बहुत ही सीमित है। यदि इसी दर से उनका उपयोग होता रहा तो वो शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम ऊर्जा संकट से निपटने के वैकल्पिक स्रोतों को और ध्यान दे रहे हैं। पवन और जल से प्राप्त ऊर्जा को परंपरागत उपयोग में किस प्रकार का सुधार हमारी सुविधा के लिए किया जाता है? पवनों और जल ऊर्जा को लंबे समय से प्रयोग मानव के द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाता है। वर्तमान में इनमें कुछ सुधार किए गए हैं ताकि इनसे ऊर्जा की प्राप्ति सरलता और सहजता और सुगमता से हो। फर्स्ट है पवन ऊर्जा। ये क्या है? सूर्य की विकिरणों से भूखंडों और जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है, यानी हवा का प्रवाह होता है। पहले पवन ऊर्जा से पवन चक्कियां चलाकर कुओं से जल खींचने का काम होता था, लेकिन अब पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाने लगा है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए अनेक पवन चक्कियों को किसी विशाल क्षेत्र में लगाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को पवन ऊर्जा का फ्रोम भी कहते हैं। ऐसे ऊर्जा को पवन ऊर्जा। जिन स्थानों पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से पवनें चलती है और जनरेटरों से पवन चक्कियों के पंखुड़ियों के घूर्णी गति दी जा सकती है, उसे पवन ऊर्जा यही है। अगला है जल ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्रों में ऊंचाई से गिरते जल की स्थिर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। ऐसे जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग
स्थिर ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। इसलिए अब जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबंधित किया गया है। विश्व भर में बड़ी संख्या में बांध बनाए गए हैं। हमारे देश में विद्युत ऊर्जा की मांग एक चौथाई भाग जल विद्युत संयंत्रों से पूरा होता है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़ी बड़ी कृत्रिम झीलों में जल इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जल की गतिज ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल को बांध के आधार पर स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर गिराया जाता है, जो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करती है। विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते से जल ऊर्जा है वो। अगला है ऊर्जा जो महासागरों से प्राप्त की जा सकती है, उसकी सीमाएं लिमिटेशन क्या है? महासागरों से अपार ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सदा ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि महासागरों से ऊर्जा रूपांतरण की भी 3 विधियां हैं। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और सागरीय तापीय ऊर्जा की अपनी अपनी सीमाएं हैं। फर्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत में स्थापित कर देना। सागर के संकीर्ण क्षेत्र पर बांध निर्मित करने योग्य उचित स्थितियां सरलता से उपलब्ध नहीं होती। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब सेकेंड है तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग केवल वही हो सकता है जहां तरंगे अति प्रबल हो। विश्व भर में ऐसे स्थान बहुत कम है जहां सागर के तटों पर तरंगे इतनी प्रबलता से टकराती हैं कि उनकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सके। अगला है सागरीय तापीय ऊर्जा क्या है? सागरीय तापीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए संयंत्र OTEC तभी कार्य कर सकता है तब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। यह प्रणाली बहुत महंगी है। यह प्रणाली बहुत ही महंगी है। भूउष्मीय ऊर्जा क्या है? पृथ्वी के अंदर दबावकारी शक्तियां कार्य करती है, जिस कारण चट्टानें पिघल जाती है और गहरे गर्म क्षेत्र का निर्माण हो सकता है। भूमिगत जल इस गर्म क्षेत्र के संपर्क में आता है तो बड़ी मात्रा में गर्म भाप उत्पन्न होता है। कभी कभी इस क्षेत्र से गर्म पानी एवं भाप बाहर झरने के रूप में निकलते हैं। चट्टानों में से कैसी भाप पाइप से होकर टरबाइन तक भेज दी जाती है तथा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के भूगर्भ से निकले गर्म भाप एवं पानी का जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे भूउष्मीय ऊर्जा कहते हैं। 9 नंबर है नाभिकीय ऊर्जा का क्या लाभ है? तो नाभिकीय ऊर्जा का निम्नलिखित लाभ है। फर्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा है ऊर्जा के साथ त्वरित होने वाले कणों के प्रयोग से बड़ी संख्या में शोध किए जाते हैं। कम खर्च में अत्यधिक ऊर्जा उपलब्ध होता है। अवशिष्ट पदार्थों का पुनः इस्तेमाल करना संभव है। ठीक हो गया 8 नंबर 9 नंबर। इसे कॉपी में लिख लें। समझ में ना आता फिर से देखें। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं?
तो किसी भी प्रकार के ऊर्जा स्रोत को समाप्त होने से वातावरण असंतुलित होता है। किसी भी ऊर्जा स्रोत को समाप्त होने में समाप्त होता है तो वातावरण असंतुलित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। जैसे यदि हम लकड़ी का ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं तो पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है, क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन प्रभावित होता है। लकड़ी जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु प्रदूषण करते हैं। यहाँ तक कि सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग से भूमंडलीय ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक, भूमंडलीय ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा। अगला 11 नंबर है, ऊर्जा के दो ऐसे स्रोतों का नाम लिखिए जिनका नवीकरणीय होना सोचते हैं और अपने चुनाव के लिए दो का। इसका दो नवीकरणीय ऊर्जा होता है, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जल ऊर्जा, बहते जल में उपस्थित ऊर्जा को ही जल ऊर्जा कहते हैं। बहते जल में उपस्थित ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। यहाँ ऊंचाई से नीचे बहते जल की ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है तथा उपयोग के बाद बहता हुआ पानी समुद्र में चला जाता है और जब जल चक्र के कारण पानी पुनः ऊंचाई पर पहुंच जाता है, इसलिए जल ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। प्रकृति में पवनें चक्रीय परिक्रमों के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए हम ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। 12 नंबर है, ऊर्जा के दो ऐसे स्रोतों का नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्त होने वाले समझते हैं। तो हो गया दो गो, कोयला और पेट्रोलियम समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है। ठीक, कोयला भी पेट्रोलियम भी ऊर्जा समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है। कोयला उन पौधों का जीवाश्म अवशेष है जो करोड़ों वर्ष पूर्व भूपर्पट्टी के नीचे गहराइयों में दब गए थे। इसी प्रकार पेट्रोलियम समुद्री जीवों व पौधे के जीवाश्म अवशेष हैं। इस प्रकार इन ईंधनों के बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। इसमें करोड़ों वर्षों का समय लगा है। एक बार यदि यह समाप्त हो गए तो दोबारा नहीं बन सकेंगे, इसलिए इन्हें समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं। ठीक, अब 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर है, सौर कुकर का उपयोग के लाभ और अलाभ हानि क्या है? क्या ऐसे स्थान जहां सौर कुकरों का सीमित उपयोगिता होगी? सौर कुकर का उपयोग का लाभ क्या है? पहले, ये बिना प्रदूषण के लिए भोजन पकाने में सहायक है। दूसरा, सौर कुकर का उपयोग सस्ता भी है क्योंकि सौर ऊर्जा के उपयोग का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। सौर कुकर का रख रखाव आसान होता है, इसमें किसी भी प्रकार के खतरे की संभावना नहीं होती है। सौर कुकर का लाभ हो गया ये। सौर कुकर का हानि, रात में और बादल वाले दिनों में सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसका हानि है। यह भोजन पकाने में अधिक समय लगेगा, इसमें हानि है। सभी स्थानों पर हर समय सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं होती। इसका उपयोग शीघ्रता से खाना बनाने में नहीं किया जा सकता। अगला है सौर कुकर का सीमित उपयोगिता वाले क्षेत्र। हाँ, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकर का सीमित उपयोगिता है। ध्रुवों पर जहां सूर्य आधे वर्ष तक नहीं दिखाई देता, वहां सौर कुकर का उपयोग सीमित है। पहाड़ी क्षेत्रों में सूर्य की किरणें कुछ समय के लिए काफी तिरछी पड़ती है और वहां सौर कुकर का उपयोग बहुत कठिन है। ठीक, अगला है ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए आपके सुझाव क्या होंगे? ऊर्जा की मांग तो जनसंख्या वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती ही जाएगी। ऊर्जा के किसी भी प्रकार की हो, उसका पर्यावरण पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ऊर्जा की खपत नहीं हो सकती। उद्योग, धंधे, वाहन, दैनिक आवश्यकताएं आदि सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो रहेगी।
यह भिन्न बात है कि प्रदूषण फैलाएगा या पर्यावरण में परिवर्तन उत्पन्न करेगा। ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के परतों के नीचे समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। लगभग 200 वर्ष बाद यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जिस कारण पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ऊर्जा के विभिन्न नए स्रोत खोजते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस ईंधन का कैलोरी मान अधिक हो, उसे प्राप्त करना सरल हो या इसका दाम बहुत अधिक ना हो। स्रोत का पर्यावरण पर कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक कार्यों करने के लिए विभिन्न वैद्युत साधनों को चलाने के लिए तथा भोजन पकाने अथवा वाहनों को चलाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए विभिन्न वैद्युत साधनों को चलाने के लिए तथा वाहनों को चलाने के लिए पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा भोजन को पकाने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चन। दीर्घ सबसे पहले बायो गैस का संयंत्र का बनावट चित्र कार्य विधि का वर्णन करना है। तो ये हो गया इसका चित्र, और इधर समझे ये इस बायोगैस संयंत्र में कुएं के आकार वाला एक भूमिगत टैंक टी होता है, जिसे संपाचक टैंक कहते हैं। यह ईंटों का बना होता है। इसमें भूमिगत टैंक में गोबर तथा पानी का घोल भर देते हैं। गोबर और पानी का घोल भर देते हैं। डूम के आकार वाली एक स्टील की बनी गैस टंकी अच संपाचक टैंक में भरे गोबर के घोल के ऊपर उल्टी तैरती रहती है। यह टंकी बायोगैस इकट्ठा करने के लिए होती है। गैस टंकी की चोटी पर एक गैस निर्गम अश होता है, जिसमें गैस वाल्व भी लगा होता है। घरों में सप्लाई करने के लिए बायोगैस निर्गम अश से ही निकाली जाती है। इसका कार्य विधि क्या है? गोबर तथा पानी के बराबर मात्रा टैंक M में मिलाकर एक घोल बनाया जाता है, जिसमें सलरी कहते हैं। गोबर गैस तथा पानी की इस घोल को प्रवेश पाइप के द्वारा संपाचक टैंक टी में डाल दिया जाता है। गोबर तथा पानी के घोल को संपाचक टैंकी में लगभग 50-60 दिन के लिए ऐसी ही रखा जाता है। इस अवधि के दौरान गोबर व पानी की उपस्थिति में अनोक्सी सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकरण होता है, जिससे बायोगैस बनती है, जो टंकी अच में इकट्ठी होती रहती है। बायोगैस के निर्गम अश पाइपों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। अनोक्सी अपघटन अनोक्सी बैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न की जाती है। यह अपघटन पानी की उपस्थिति में होता है, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। अगला है, महासागर के विभिन्न गहराइयों पर तापों में अंतर का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए कैसे किया जाता है? सागर महासागर के सतह पर स्थित पानी सूर्य द्वारा गर्म होता है। ठीक। जबकि इसकी गहराई में स्थित पानी अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप के अंतर का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तन संयंत्रों में किया जाता है। यह संयंत्र तभी काम कर सकते हैं जब सतह और पानी की 2 किलोमीटर गहराई तक पानी के बीच के ताप का अंतर 20 सेंटीग्रेड और उससे अधिक हो। गर्म सतह पानी का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव को उबालने के लिए किया जाता है।
द्रव के वाष्प का उपयोग जनित्र के टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। महासागर की गहराई से ठंडे पानी के ऊपर की ओर पंप किया जाता है। वाष्प को फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। तीसरा है, समझाएं कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जल ऊर्जा के दो लाभ। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों को बहाव को रोककर बड़े जलाशयों, कृत्रिम झीलों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आकार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं, जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। जल ऊर्जा के दो लाभ हैं। ऊर्जा का यह स्रोत नवीकरणीय है, यह प्रदूषण मुक्त है। ऊर्जा का यह स्रोत नवीकरणीय, यह प्रदूषण मुक्त है। जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी सहायक होते हैं। ये पवन भी तरंग ज्वार से ऊर्जा निष्कर्षण की सीमाएं क्या होती है? ये पवन ऊर्जा निष्कर्षण के लिए पवन ऊर्जा फोरम की स्थापना हेतु बहुत अधिक बड़े स्थान की आवश्यकता होती है। सेकेंड है, पवन ऊर्जा तभी उत्पन्न हो सकती है जब हवा की गति 15 किलोमीटर से अधिक हो और हवा की तेज गति के कारण टूट फूट और नुकसान की संभावनाएं अधिक होती है। तरंग ऊर्जा तभी प्राप्त की जा सकती है जब तरंगे बहुत प्रबल हो। इसके समय और स्थिति बहुत बड़ी सीमाएं हैं। तरंगे का, ये पवन का, ये ज्वार का। ज्वार भाटा के कारण सागर की लहरों का चढ़ना और गिरना घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण होता है। तरंगों की ऊंचाई और बांध बनाने की स्थिति इसकी प्रमुख परिसीमाएं हैं। पांचवा है, जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप में सूर्य की तुलना। जीवाश्म ईंधन एक नवीकरणीय स्रोत है, जबकि ऊर्जा एक विकिरणीय स्रोत है सूर्य का। जीवाश्म ईंधन ये बहुत अधिक प्रदूषण फैलाता है। यह प्रदूषण सूर्य प्रदूषण नहीं फैलाता है। रासायनिक क्रियाओं से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, जबकि परमाणु संलयन से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। निरंतर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है और ये प्रदान करता है निरंतर। मानव मन चाहे ढंग से उस पर नियंत्रण कर सकता है। ठीक, मानव मन चाहे तो इसे नियंत्रण कर सकता है, जबकि इसे ऊर्जा उत्पत्ति पर मानव किसी भी अवस्था में नियंत्रण इसे नहीं कर सकता है, सूर्य का। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोतों के रूप में जीव द्रव्यमान और जल विद्युत की तुलना करें। फर्स्ट है जीव द्रव्यमान। जीव द्रव्यमान नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। जीव द्रव्यमान में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है, इसका जल विद्युत में नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यह नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जीव द्रव्यमान रासायनिक ऊर्जा निहित होता है। बहते जल में उपस्थित गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जीव द्रव्यमान का उपयोग से वातावरण प्रदूषित होती है। जल विद्युत ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत होता है। चौथा नंबर है, जीव द्रव्यमान का उपयोग परिस्थिति की वो संतुलन उत्पन्न नहीं करता है, जबकि जल विद्युत के लिए बांध बनाने पर पारिस्थिति की वो संतुलन उत्पन्न होता है। पांचवा नंबर है, जल विद्युत की अपेक्षा जीव द्रव्यमान सस्ता ऊर्जा स्रोत है, जबकि जल विद्युत के लिए बांध बनाने पर परिस्थिति को संतुलन उत्पन्न होता है और ये जल विद्युत अपेक्षाकृत महंगा स्रोत है, सस्ता स्रोत। इसी के साथ
क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 6 ऊर्जा का स्रोत का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।